पिछली कक्षा में हमने 10th क्लास में चैप्टर 1 डेवलपमेंट पढ़ा था। आज हमारी क्लास चैप्टर 2 जिसमें चैप्टर नेम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के जो सेक्टर्स है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जिसमें हम प्राइमरी सेक्टर्स और सेकेंडरी सेक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं हमारे टॉपिक को, प्राइमरी सेक्टर्स एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के जो सेक्टर्स है वो हम देखते हैं। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन कौन से सेक्टर्स में होती है वो हम देखेंगे। लेट अस लुक एट दिस पिक्चर। जो पिक्चर बता रखी है उनको आप देखिए। ये एक कर्मचारी है, पोस्टमैन है, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूड है। इसी प्रकार ये लेबर है, ये भी जो है कोई न कोई एक्टिविटीज़ में संलग्न है। इसके अलावा पोर्टर है, इसके अलावा जो फील्ड है जिसमें कॉटन वगैरह जो है उसकी कल्टीवेशन है। इसके अलावा शॉपकीपर है, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंक्लूड है। तो इन पिक्चर्स की सहायता से जो है हम देख सकते हैं सम ऑफ दीज आर एक्टिविटीज़ प्रोड्यूसिंग गुड्स। इनमें से कुछ जो है गुड्स का प्रोड्यूसिंग कर रहे हैं। सम अदर आर प्रोड्यूसिंग सर्विसेज, और कुछ ऐसे हैं जो सर्विसेज अवेलेबल करवा रहे हैं। These activities are happening around us every minute, even as we speak. इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ है ये हमारे चारों तरफ जो है हो रही है। यहाँ तक कि हम जब बोलते हैं तो बोलते समय भी इस प्रकार की एक्टिविटीज़ जो है संपादित हो रही है। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस एक्टिविटीज़। इन एक्टिविटीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं। वन वे ऑफ डूइंग दिस, इनको समझने का एक तरीका है इज़ टू ग्रुप देम, यानी उनको ग्रुप में बांट दिया जाए। क्लासीफाई देम, उनको क्लासीफाई कर दिया जाए, क्लासिफिकेशन कर दिया जाए। तो इन एक्टिविटीज़ को हम समझ सकते हैं कि कौन सी प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ है और कौन सी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ की जो है गतिविधियां हैं। इनको हम समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? उनको ग्रुप में डिवाइडेड करके, उनको क्लासीफाई करके। तो क्लासीफाई करके हम इनको अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। वन वे ऑफ डूइंग दिस इज टू ग्रुप देम यूजिंग सम इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया। कुछ इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है, उनको ध्यान में रखते हुए उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं और उनको हम अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। दीज ग्रुप्स आर आल्सो कॉल्ड सेक्टर्स। ये जो हम ग्रुप्स बांटते हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, इनको हम क्लासीफाई करते हैं। तो क्लासीफाई करने पर जो ग्रुप तैयार होता है उसको हम सेक्टर्स बोलते हैं, उसको हम सेक्टर्स कहते हैं। तो सेक्टर्स में हम देखते हैं देयर आर मैनी एक्टिविटीज़ दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। इस प्रकार की अनेक एक्टिविटीज़ है जिनको हम डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग करते हुए हम उसका यूज करते हैं। टेक फॉर एग्जाम्पल लेते हैं द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। कॉटन का जो कल्टीवेशन है, कपास की जो खेती है, उसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। इट टेक्स प्लेस विद इन ए क्रॉप सीजन। इस प्रकार की जो ये अपने क्रॉप सीजन है उसमें ये इसकी क्रियाएं संपादित की जाती है। फॉर द ग्रोथ ऑफ द कॉटन प्लांट, जब कॉटन प्लांट जो है वो ग्रोथ करता है उस समय इस प्रकार की एक्टिविटी की जाती है। वी डिपेंड मेनली बट नॉट एंटायरली।
हम मेनली इसके ऊपर डिपेंडेंट है, बट नॉट एंटायरली, यानी पूरी तरह से नहीं है। हम इसके ऊपर जो है जो प्राकृतिक कारक है उनके ऊपर हम जो है मेनली जो है डिपेंड है, लेकिन एंटायरली पूरी तरह से नहीं है ऑन नेचुरल फैक्टर्स लाइक रेनफॉल, सनशाइन एंड क्लाइमेट। यानी जो कल्टीवेशन होती है कॉटन की, उसके ऊपर हम मेनली डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं ऑन नेचुरल फैक्टर्स जैसे कि रेनफॉल है, सनशाइन है, क्लाइमेट है, इनके ऊपर हम डिपेंड रहते हैं। The product of this activity, कॉटन इज ए नेचुरल प्रोडक्ट। इस प्रकार की एक्टिविटी में कॉटन जो है वो एक नेचुरल प्रोडक्ट है, एक प्राकृतिक उत्पाद है। सिमिलरली इसी प्रकार से इन द केस ऑफ एन एक्टिविटी लाइक डेयरी, इसी प्रकार का उदाहरण हम डेयरी का ले सकते हैं। डेयरी की जो एक्टिविटी है उसको भी हम इसी प्रकार देख सकते हैं। वी आर डिपेंडेंट ऑन द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द एनिमल्स एंड अवेबिलिटी ऑफ फॉडर। इसकी जो एक्टिविटीज़ है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस के ऊपर, यानी एनिमल्स की जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसके ऊपर ये आधारित है। एंड अवेबिलिटी ऑफ फॉडर, फॉडर की अवेबिलिटी है या नहीं है उसके ऊपर इस प्रकार की एक्टिविटी जो है डिपेंड करती है। द प्रोडक्ट हियर मिल्क आल्सो इज अ नेचुरल प्रोडक्ट। यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिल्क है वो भी एक प्रकार का जो है प्राकृतिक उत्पाद है। मिल्क जो है वो भी क्या है, एक प्रकार का प्राकृतिक उत्पाद है। सिमिलरली इसी प्रकार से मिनरल्स एंड ऑर्स आर आल्सो नेचुरल प्रोडक्ट। इसी प्रकार मिनरल्स है, ऑर्स है, ये भी नेचुरल प्रोडक्ट है। व्हेन वी प्रोड्यूस गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, जब हम नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटिंग करके हम गुड्स का प्रोड्यूस करते हैं, इट इज एन एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। तो इस प्रकार की जो एक्टिविटी होती है वो प्राइमरी सेक्टर्स के अंतर्गत आती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, व्हेन वी प्रोड्यूस ए गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, जब हम नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटिंग करके हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, तो इस प्रकार की जो एक्टिविटी होती है वो प्राइमरी सेक्टर्स के अंतर्गत आती है। तो प्राइमरी सेक्टर्स हम किसे कहेंगे, यानी जब हम गुड्स का प्रोड्यूस जो करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, कैसे करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा। नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटिंग करके हम गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, तो वो जो एक्टिविटी होती है वो प्राइमरी सेक्टर्स के अंतर्गत आती है। वाई प्राइमरी, अब प्राइमरी क्या है, प्राथमिक क्या है, ये हम देखते हैं। प्राथमिक क्यों है, दिस इज बिकॉज, ये इसलिए है, इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट दैट वी सबसिक्वेंटली मेक। तो क्योंकि ये उन सभी प्रोडक्ट का आधार है जिन्हें हम निर्मित करते हैं, जिनको हम निर्मित करते हैं और बनाते हैं, उनका ये बेस है। यानी प्राइमरी सेक्टर्स के अंतर्गत जो प्रोडक्ट होते हैं उनका हम यूज करते हैं और फिर हम चीज़ें बनाते हैं, इसलिए ये प्राइमरी सेक्टर्स के अंतर्गत आएगी। सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री। तो जो मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट है, हमारे जो प्राकृतिक उत्पाद है, हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, फ्रॉम एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से प्राप्त करते हैं, डेयरी से प्राप्त करते हैं, फिशिंग, फिशिंग से भी हम जो है प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं, फॉरेस्ट्री। दिस सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर्स का जो अदर नेम है वो एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी है। इसको हम एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर्स भी कह सकते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट हम इसमें यूज करते हैं वो एग्रीकल्चर से या इससे रिलेटेड जो सेक्टर्स है उनसे हम प्राप्त करते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम है एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर्स। तो ये हो गया प्राइमरी सेक्टर्स। नेक्स्ट है सेकेंडरी सेक्टर्स। तो दूसरा जो है सेकेंडरी सेक्टर्स है, द सेकेंडरी सेक्टर्स कवर्स एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट वी एसोसिएटेड विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी।
तो सेकेंडरी सेक्टर्स में जो है क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर्स में जो नेचुरल प्रोडक्ट है उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के द्वारा अन्य रूप में परिवर्तित किया जाता है। सेकेंडरी सेक्टर्स में क्या किया जाता है, जो नेचुरल प्रोडक्ट है उसका फॉर्म चेंज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग दैट वी एसोसिएटेड विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, जिनका यूज हम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में करते हैं, यानी प्राइमरी सेक्टर्स से जो रॉ मटेरियल प्राप्त होता है उसका यूज हम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में करते हैं। इट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी, ये प्राइमरी के बाद में जो है नेक्स्ट स्टेप है। प्राथमिक उत्पाद का उपयोग हम इंडस्ट्री में करते हैं, इसलिए ये क्या है, नेक्स्ट स्टेप है आफ्टर प्राइमरी। प्राइमरी के बाद में जो है ये अगला कदम है। ये सेकेंडरी सेक्टर्स में क्या होता है, द प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर, यहाँ पर जो है नेचर से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं किया जाता है, बट हैज़ टू बी मेड एंड देयरफॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज एसेंशियल। यहाँ पर प्रोडक्ट को जो है नेचर से प्रोड्यूस नहीं किया जाता है, इसको क्या किया जाता है, हैज़ टू बी मेड, इसको बनाया जाता है, एंड देयरफॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो प्रोसेस एसेंशियल होती है वहाँ पर इसको प्रोडक्ट में बदला जाता है, इसलिए सेकेंडरी सेक्टर्स में आता है। दिस कुड बी इन ए फैक्ट्री, ये फैक्ट्री में किया जा सकता है, ये जो प्रोसेस की जाती है ये प्रक्रिया कारखाने में होती है, वर्कशॉप और एट होम, इसके अलावा ये वर्कशॉप में हो सकती है या फिर घर पर भी इस प्रकार की प्रोसेस की जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट वी स्पिन यार्न एंड वीव क्लॉथ, कॉटन से जो हमको प्लांट से जो हमको जो कॉटन फाइबर प्राप्त होता है उसका यूज करके हम यार्न स्पिन करते हैं और फिर क्लॉथ को वेव करते हैं, कपड़े बनाते हैं, धागा बुनते हैं। तो इस प्रकार की जो ये प्रोसेस है वो सेकेंडरी सेक्टर्स में आएगी। तो इस प्रकार का एग्जांपल जो है हम देखते हैं, सूत काटने और कपड़ा बुनने का जो कार्य है वो सेकेंडरी सेक्टर्स में आएगा। यूजिंग शुगर कैन एज ए रॉ मटेरियल वी मेक शुगर और गुड़, इसी प्रकार का अदर एग्जांपल है। हम शुगर कैन का यूज करके शुगर कैन को जो रॉ मटेरियल्स के रूप में यूज करके वी मेक शुगर और गुड़, हम शुगर बना सकते हैं, गुड़ बना सकते हैं। वी कन्वर्ट अर्थ इनटू ब्रिक्स एंड यूज ब्रिक्स टू मेक हाउसेज एंड बिल्डिंग्स, अर्थ का यूज करके मिट्टी का हम यूज करके उसको ब्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर ब्रिक्स का यूज करके हम हाउसेज और बिल्डिंग्स बनाते हैं। तो इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ है वो सेकेंडरी सेक्टर्स में आएगी। सिंस दिस सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम एसोसिएटेड विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज दैट केम अप, इट इज आल्सो कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। तो ये जो सेक्टर्स है ये विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्रीज से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर्स भी कहते हैं। ये जो सेक्टर्स हैं इंडस्ट्री से जुड़ा होने के कारण जो है इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर्स भी कहते हैं। कौन से सेक्टर्स को इंडस्ट्रियल सेक्टर्स कहते हैं? सेकेंडरी सेक्टर्स को। तो सेकेंडरी सेक्टर्स को हम जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर्स भी हम कह सकते हैं। आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी देयर इज अ थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज दैट फॉल्स अंडर टर्शरी सेक्टर्स। अब प्राइमरी सेक्टर्स हमने पढ़ लिया, सेकेंडरी सेक्टर हमने पढ़ लिया, इसके अलावा तीसरी और एक्टिविटी होती है जिसको हम टर्शरी सेक्टर्स में इंक्लूड करते हैं एंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अबव टू। ये जो दो हमने सेक्टर्स पढ़े हैं, एक तो प्राइमरी सेक्टर्स और एक सेकेंडरी सेक्टर्स, इससे ये जो टर्शरी सेक्टर्स है ये थोड़ा डिफरेंट है इससे। दीज आर एक्टिविटीज़ दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। इसमें इस प्रकार की एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती है जो हेल्प करती है, किस में हेल्प करती है?
वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स के डेवलपमेंट में हेल्प करती है। तो टर्शरी सेक्टर्स जो है वो एक डिफरेंट सेक्टर्स है। These activities by themselves do not produce a good, but they are an aid or support for the production process। तो इस प्रकार की जो ये तीसरी जो कोटि है या तीसरा जो सेक्टर्स है, इसमें वस्तुओं का उत्पादन इसमें नहीं होता है, बल्कि प्रोडक्शन प्रोसेस के द्वारा ये प्राइमरी सेक्टर्स और जो सेकेंडरी सेक्टर्स है उसके डेवलपमेंट में जो है ये मदद करती है। यानी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स है उसके डेवलपमेंट में जो टर्सरी सेक्टर्स है वो हेल्प करती है। और एग्जांपल देखते हैं हम। Goods that are produced in the primary or secondary sectors would need to be transported by trucks or trains and then sold in wholesale and retail shops। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स के द्वारा जो भी वस्तुएं बनती है उनको ट्रांसपोर्टेड किया जाता है बाय ट्रक्स के द्वारा, ट्रेन्स के द्वारा, एंड देन सोल्ड, और उसके बाद में उसको सोल्ड किया जाता है होलसेल और रिटेल शॉप्स के ऊपर। तो ये इसमें टर्सरी सेक्टर्स में आएगा। यानी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स के अंतर्गत जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको ट्रांसपोर्टेड किया जाता है किसके द्वारा? ट्रेन्स और ट्रक्स के द्वारा। तो ट्रेन और ट्रक्स के द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जा रही है वो टर्सरी सेक्टर्स में आएगा। एट टाइम्स इट मे बी नेसेसरी टू स्टोर दीज इन गोडाउंस। और इनको जो है गोडाउंस में भी स्टोर रखने की नेसेसरी होती है। वी आल्सो मे नीड टू टॉक टू अदर्स ओवर टेलीफोन और सेंड लेटर्स। और इसके अलावा जो प्रोसेस करनी पड़ती है हमको, वो क्या करनी पड़ती है? टॉक करनी पड़ती है। टॉक की भी हमको नीड होती है। अगर हमको प्रोडक्ट बेचना है तो टेलीफोन करना पड़ेगा, हमको बातचीत करनी पड़ेगी, लेटर्स जो है सेंड करना पड़ेगा कम्युनिकेशंस के लिए, और बोरो मनी फ्रॉम बैंक्स, और बैंकिंग की जो प्रोसेस है वो भी हमको पूरी करनी पड़ेगी। बैंक से हमको पैसा लेना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा टू हेल्प प्रोडक्शन एंड ट्रेड। प्रोडक्शन और ट्रेड के हेल्प के लिए इस प्रकार की प्रोसेस हमको करनी पड़ेगी। ये प्रोसेस जो है किस में आएगी? टर्सरी सेक्टर्स में आएगी। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशंस, बैंकिंग, ट्रेड आर सम एग्जाम्पल ऑफ टर्सरी एक्टिविटीज़। ये टर्सरी एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल्स है। ट्रांसपोर्ट, यातायात, स्टोरेज, वही भंडारण करना, कम्युनिकेशन, संचार के द्वारा हम जो प्रोसेस करते हैं, जो एक्टिविटीज़ करते हैं। बैंकिंग, बैंक के द्वारा जो भी बोरो लिया जाता है मनी, वो भी इसी में आएगा। ट्रेड, और व्यापार किया जाता है वस्तुओं का, वो भी इसमें आएगा टर्सरी सेक्टर्स में। तो ये कुछ एग्जांपल्स है टर्सरी सेक्टर्स के, टर्सरी एक्टिविटीज़ के। सिंस दीज एक्टिविटीज़ जनरेट सर्विसेज रादर देन गुड्स, इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ है वो सर्विसेज को जनरेट करती है गुड्स की तुलना में। द टर्सरी सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर्स। तो जो टर्सरी सेक्टर्स है उसको हम सर्विस सेक्टर्स के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं सर्विस सेक्टर्स? क्योंकि टर्सरी सेक्टर्स की जो एक्टिविटीज़ है उसमें लोगों को सर्विसेज अवेलेबल करवाई जाती है, उनको सेवाएं प्रदान की जाती है, इसीलिए इस सेक्टर्स का नाम सर्विस सेक्टर्स में रखा गया है। तो सेकेंडरी सेक्टर्स का अदर नेम क्या है? इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। और इसका टर्सरी सेक्टर्स का जो अदर नेम है वो क्या है? सर्विस सेक्टर्स। और प्राइमरी सेक्टर्स का जो अदर नेम है वो क्या है? एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड सेक्टर्स भी कहते हैं। तो तीनों सेक्टर्स के अदर नेम भी है, तो वो अदर नेम भी आपको ध्यान में रखना है। प्राइमरी सेक्टर्स एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर्स इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, और टर्सरी सेक्टर्स सर्विस सेक्टर्स। तो अब सर्विस सेक्टर्स में क्या होता है वो हम देखते हैं। सर्विस सेक्टर्स आल्सो इंक्लूड सम एसेंशियल सर्विसेज।
तो सर्विस सेक्टर्स में इंक्लूड होती है इसेंशियल सर्विसेज, जो आवश्यक सेवाएं हैं वो इसमें इंक्लूड की जाती है, दैट मे नॉट डायरेक्टली हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ये डायरेक्टली हेल्प नहीं करती है गुड्स के प्रोडक्शन में। यहाँ पर गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होता है, डायरेक्टली ये हेल्प नहीं करती है। जो टर्सरी सेक्टर्स है वो गुड्स के प्रोडक्शन में डायरेक्टली हेल्प नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम, we require teacher, doctors and those who provide personal services such as washermen, barbers, cobblers, lawyers and people do administrative and accounting works। तो इस प्रकार के जो एग्जाम्पल हम देखते हैं तो हमको रिक्वायर होती है, हमको रिक्वायरमेंट होती है टीचर्स की। स्कूल में पढ़ाने के लिए टीचर चाहिए, अस्पताल में डॉक्टर्स चाहिए, और इसके अलावा पर्सनल सर्विसेज भी अवेलेबल करवाते हैं लोग, जैसे वॉशरमैन है, डोबी है, बार्बर्स है, कोबलर्स है, मोची वगैरह, लॉयर्स है, वकील है, एंड पीपल टू डू एडमिनिस्ट्रेटिव, जो प्रशासनिक सेवा के जो व्यक्ति है अकाउंटिंग वर्क्स करते हैं, तो वो भी जो है हमको सेवाएं प्रदान करते हैं। ये विभिन्न प्रकार की सेवाएं जो है हम पीपल को अवेलेबल करवाते हैं। इन रिसेंट टाइम्स सर्टेन न्यू सर्विसेज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अब न्यू सर्विसेज भी है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है, सच एज इंटरनेट कैफ़े, एटीएम बूथ्स, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनीज etc हैव बिकम इम्पोर्टेंट। ये भी आजकल वर्तमान में जो है इस प्रकार की जो सेवाएं हैं उनका भी इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। एटीएम बूथ्स के ऊपर जो है सेवाएं प्रदान करने वाला चाहिए, कॉल सेंटर्स के ऊपर जो है वर्कर्स चाहिए, सॉफ्टवेयर कंपनीज है तो वहाँ पर जो है एम्प्लॉय चाहिए। तो इस प्रकार की जो है सेवाएं हैं वो बिकेम इम्पोर्टेंट। इस प्रकार की जो सेवाएं हैं वो इम्पोर्टेंट हो गई है। आगे हम देखते हैं, ये एग्जांपल है कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के। तो एग्जांपल हम देखते हैं, व्हाट डज दिस शो, ये क्या प्रदर्शित करते हैं वो हम देखेंगे। इमेजिन दैट वुड हैपन इच फार्मर्स रिफ्यूज टू सेल शुगर कैन टू ए पार्टिकुलर शुगर मिल, द मिल विल हैव टू शट डाउन। तो एग्जांपल दिया है कि आप इमेजिन करो कि यदि कोई फार्मर्स है, उसने जो है किसी शुगर मिल फैक्ट्री को रिफ्यूज कर दिया है, अपना जो कच्चा माल है शुगर कैन जो वो प्रोड्यूस करता है उसको देने से अगर वो मना कर देता है तो आप जानते हो द मिल विल हैव टू शट डाउन, तो मिल बंद हो जाएगी। तो ये क्या शो करती है? ये शो करती है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द सेकेंडरी और इंडस्ट्रियल सेक्टर बीइंग डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी। ये डिपेंड कर रहा है कि जो प्राइमरी सेक्टर्स है वो जो सेकेंडरी सेक्टर्स है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स है, उसको रॉ मटेरियल प्रदान करता है। तो इसका मतलब ये है कि जो सेकेंडरी सेक्टर्स है वो डिपेंड किसके ऊपर है? वो डिपेंड है प्राइमरी सेक्टर्स के ऊपर। तो ये शो कर रहा है, यानी फार्मर्स जो ग्रो कर रहा है शुगर केन वो तो है प्राइमरी सेक्टर्स, और वहाँ से जो कच्चा माल जो इंडस्ट्री में जा रहा है और वहाँ पर जो गुड़ वगैरह शुगर वगैरह वो तैयार हो रही है वो है सेकेंडरी सेक्टर्स। तो कहने का मतलब ये है कि जो सेकेंडरी सेक्टर्स है वो डिपेंड किसके ऊपर है? प्राइमरी सेक्टर्स के ऊपर डिपेंड है। तो इसी प्रकार दूसरे एग्जांपल दे रखे हैं, इनको आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स। थ्री सेक्टर्स को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, इनकी तुलना हम कैसे कर सकते हैं, तो हम ये देखते हैं। The various production activities in the primary, secondary and tertiary sectors produce a very large number of goods and services। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र के जो विविध उत्पादन कार्यों से काफ़ी अधिक मात्रा में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। ये हमने देखा है कि जो तीनों प्रकार की जो क्रियाएं हैं, तीनों प्रकार के जो सेक्टर्स है उसमें अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। Also, इसके अलावा the three sectors have a large number of people working in them to produce these goods and services। जो थ्री सेक्टर्स हैं वहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ पीपल,
बड़ी संख्या में जो है लोग काम करते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज जो है प्रोड्यूस करते हैं। द नेक्स्ट स्टेप, अगला जो कदम है, अगले चरण में क्या होता है, देयरफॉर इज टू सी हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड हाउ मेनी पीपल वर्क इन ईच सेक्टर। अगले चरण में ये देखना है हमको कि एवरी सेक्टर्स में कितनी वस्तुएं, कितनी सेवाएं प्रोड्यूस होती है और कितने लोग उस सेक्टर्स में काम करते हैं, ये हम देखेंगे। हाउ मैनी पीपल वर्क इन ईच सेक्टर्स, कितने पीपल जो है उसमें काम करते हैं। इन एन इकोनॉमी देयर कुड बी वन और मोर सेक्टर्स विच आर डोमिनेंट in terms of total production and employment, while other sectors are relatively small in size. किसी इकोनॉमी में टोटल प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से एक या अधिक सेक्टर्स के प्रधान होते हैं, जबकि अन्य क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटे आकार के होते हैं। तो हम ये देखते हैं, हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर्स। प्रत्येक क्षेत्र की जो विविध प्रकार की जो वस्तुएं हैं, जो सर्विसेज है, उसकी गणना हम कैसे करते हैं और टोटल प्रोडक्शन को हम कैसे जानते हैं। एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन द ईच सेक्टर, ईच सेक्टर्स में जो प्रोडक्शन होता है उसको हम कैसे जानते हैं। हम देखते हैं, with so many thousands of goods and services produced, you might think this is an impossible task. Not only would the task be enormous, you might also wonder how we can add up cars and computers and nails and furnitures. It would not make sense. तो इसमें हम देखते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ गुड्स, हजारों की संख्या में जो वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की जाती है, उसकी गणना करना इम्पॉसिबल टास्क है। यानी हम ये सोचते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस की जाती है, उसको उसकी गणना कैसे करते हैं, यानी ये कार्य जो है वो इम्पॉसिबल है, ये हम सोचते हैं कि इस प्रकार इतनी बड़ी मात्रा में जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, उसकी गणना कैसे करते हैं। यू आर राइट इन थिंकिंग सो, आप सही सोच रहे हो कि इस प्रकार की जो गणना है वो कैसे की जाती है। टू गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम, इकोनॉमिस्ट सजेस्ट दैट द वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज्ड रादर देन एडिंग अप द एक्चुअल नंबर्स। तो जो इकोनॉमिस्ट है वो तो इकोनॉमिस्ट जो है सजेशन देते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज की वास्तविक संख्याओं का योग नहीं करना चाहिए हमको, उनके स्थान पर उनके मूल्य का योग हमको करना चाहिए। यानी उनकी जो संख्या है उसका यूज हम नहीं करते हैं, उसकी जो कीमत है उसका यूज हम करके ये हम कर सकते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज की हम जो है हम गणना कर सकते हैं, वैल्यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज निकाल के हम ये एक्चुअल नंबर्स हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, इफ 10,000 किलोग्राम ऑफ वेट इज सोल्ड एट रेट 8 पर किलोग्राम, 10 किलोग्राम गेहूं है और उसको बेचा जाता है 8 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से उसको बेचा जाता है। द वैल्यू ऑफ वेट विल बी रेट 80,000। तो इसकी जो वेट की जो वैल्यू होगी वो 80,000 होगी। द वैल्यू ऑफ 5,000 coconuts at rate 10 पर कोकोनट विल बी रेट 50,000। इसी प्रकार से जो वैल्यू है 5,000 कोकोनट्स है, यानी
10 रुपये प्रति कोकोनट के हिसाब से उसको बेचा जाता है, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो 50,000 रुपये होगी। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द 3 सेक्टर्स आर कैलकुलेटेड। तो इसी प्रकार की वैल्यू जो 3 सेक्टर्स है उसमें कैलकुलेट की जाती है एंड देन एडेड अप, और उनको फिर जो है काउंट किया जाता है, योगफल उसका निकाला जाता है। रिमेंबर, याद रखिए, देयर इज वन प्रिकॉशंस वन हैज़ टू टेक। तो इसमें भी हमको जो है प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत पड़ती है। क्या प्रिकॉशंस रखनी पड़ती है? नॉट एवरी गुड और सर्विसेज दैट इज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड नीड्स टू बी काउंटेड। इसमें ये प्रिकॉशंस रखनी पड़ती है कि उत्पादित, प्रोडक्शन की गई और सोल्ड की गई प्रत्येक वस्तु या सेवा की गणना करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी एवरी जो गुड्स है, एवरी जो सर्विसेज है, उसकी हमको गणना करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या किया जाता है? इट मेक्स सेंस ओनली टू इंक्लूड द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें हम केवल फाइनल गुड्स और सर्विसेज को ही इंक्लूड करते हैं, जिसकी हम गणना करते हैं, जिसकी वैल्यू निकालते हैं। तो वहाँ पर फाइनल गुड्स क्या है उसकी वैल्यू हम देखते हैं। जैसे शुगर केन है तो रॉ मटेरियल है, उसको पहले फार्मर से जो है उसको खरीदना पड़ेगा, फिर फैक्ट्री में ले जाएंगे, फैक्ट्री में शुगर बनेगी, तो शुगर की जो फाइनल वैल्यू है उसको निकाला जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमको क्या करते हैं हम, इट मेक सेंस ओनली टू इंक्लूड द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जो फाइनल गुड्स है और सर्विसेज है उसको इसमें इंक्लूड करते हैं। टेक फॉर इंस्टेंस देखते हैं, ए फार्मर हु सेल्स व्हीट टू ए फ्लावर मिल्स फॉर रेट 8 पर किलोग्राम। एक फार्मर है जो अपना गेहूं बेचता है फ्लावर मिल को 8 रुपये पर किलोग्राम की के हिसाब से। द मिल ग्राइंड्स द व्हीट, और वो जो मिल है उसको ग्राइंड्स करता है व्हीट को, एंड सेल्स द फ्लोर टू अ बिस्किट कंपनी। अब वो बिस्किट कंपनी को जो है ये जो मिल वाला जो है ये इसको बेचता है बिस्किट कंपनी को फॉर रेट 10 पर किलोग्राम, यानी 10 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिस्कुट बनाने वाली कंपनी को ये दे देता है। द बिस्किट कंपनी यूजेस द फ्लोर, और बिस्किट कंपनी जो है उस फ्लोर को यूज करती है, एंड थिंग्स सच एज शुगर एंड ऑयल टू मेक फॉर पॉकेट ऑफ बिस्किट्स। और जो कंपनी है उसमें शुगर मिलाती है, ऑयल मिलाती है और बिस्किट के पैकेट्स तैयार करती है, और 4 पॉकेट्स जो है उसके बिस्किट्स के बनाती है। इट सेल्स बिस्किट्स इन द मार्केट, मार्केट में वो बिस्किट बेचती है टू द कंज्यूमर और रेट 15 पर पैकेट, यानी पर पैकेट के वो 15 रुपये जो है लेती है। बिस्किट्स आर द फाइनल गुड्स, तो यहाँ पर जो है बिस्किट्स जो है वो फाइनल गुड्स है, तो इसकी जो वैल्यू है वो निकालनी है। अपने को 60 रुपये ही जोड़ना है, 15 रुपये जोड़ना है पर पैकेट के, तो ये जो वैल्यू है यही जोड़ी जाएगी। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब यही है कि जो फाइनल जो गुड्स बन जाती है, निर्मित वस्तुएं होती है या सर्विसेज होती है, उसकी वैल्यू इसमें जोड़ी जाती है। तो बिस्किट्स आर द फाइनल गुड्स, जैसे गुड्स दैट रीच द कंज्यूमर्स, जो कंज्यूमर के पास में जो वस्तु पहुंचती है उसको इसमें इंक्लूड किया जाता है। Why are only final goods and services counted? अब हम फाइनल गुड्स और सर्विसेज को ही हम काउंट क्यों करते हैं? इन कॉन्ट्रास्ट टू फाइनल गुड्स, goods such as wheat and the wheat flour in this example are intermediate goods। ये जो हमने wheat और जो फ्लोर है इसको हम इंटरमीडिएट गुड्स के रूप में देखते हैं। ये एक माध्यमिक या मध्यम की वस्तुएं हैं जिनको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो है अंतिम वस्तु के विपरीत जो है गेहूं और आटा जैसी जो वस्तुएं हैं वो क्या है? मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, इंटरमीडिएट गुड्स है ये, इसलिए इनको इंक्लूड नहीं किया जाता। इंटरमीडिएट गुड्स है ये। इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो इंटरमीडिएट गुड्स है अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती है, ये उसमें इस्तेमाल की जाती है।
The value of final goods already includes the value of all intermediate goods and that are used in making the final goods. यानी इसकी जो वैल्यू है वो पहले ही जोड़ ली जाती है अंतिम वस्तुओं के मूल्य में। मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल होता है, जैसे कि पहले हमने देख लिया कि 10 रुपए पहले ही लगा दिए, 8 रुपए पहले ही लगा दिए। तो ये जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं इनकी जो वैल्यूज हैं ये पहले से ही इसमें इंक्लूड हो जाती है, इसलिए इनको हम नहीं जोड़ते हैं। ऑलरेडी इंक्लूड्स यानी इसकी जो वैल्यू है फाइनल गुड्स में इनकी जो वैल्यूज है वो ऑलरेडी इंक्लूड होती है, इसलिए इसको हम नहीं जोड़ते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार से द वैल्यू ऑफ ऑल अदर इंटरमीडिएट गुड्स वुड हैव बीन इंक्लूडेड। इसी प्रकार दूसरी जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं उनकी वैल्यू जो है जुड़ी हुई होती है। टू काउंट द वैल्यू ऑफ द फ्लोर एंड वेट separately is therefore not correct because then it would be counting the value of the same things a number of times, first at weight, then as flour, and finally as biscuits. And services produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector for that year. तो किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक सेक्टर्स के द्वारा प्रोड्यूस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो मूल्य होता है उस वर्ष में सेक्टर्स के टोटल प्रोडक्शन की जानकारी प्रदान करता है। अगर हमको टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर्स अगर हमको जानना है तो एक स्पेशल ईयर में एवरी सेक्टर्स के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जो है हमको निकालना पड़ेगा, तो उससे हम टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर हम निकाल सकते हैं। एंड द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द थ्री सेक्टर्स गिव व्हाट इज कॉल्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ ए कंट्री। तीनों सेक्टर्स के द्वारा प्रोडक्शन के योगफल को हम जीडीपी कहते हैं। देश का सकल घरेलू उत्पाद ये कहलाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो तीनों सेक्टर्स के द्वारा जो प्रोडक्शन दिया जाता है उसको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी ऑफ ए कंट्री। इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो वैल्यू होती है वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल वैल्यू होती है प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर ईयर। यानी किसी विशेष वर्ष में किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है। जितनी भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज है उसका जो फाइनल जो वैल्यू होता है वो जीडीपी कहलाता है। ये पार्टिकुलर ईयर में निकाला जाता है। जीडीपी शोज हाउ बिग द इकोनॉमी इज। तो जीडीपी ये बताता है कि देश कितना अर्थव्यवस्था के मामले में विशाल है, कितनी उसकी अच्छी स्थिति है, ये जीडीपी शो करता है। इन इंडिया भारत में द mammoth task of measuring GDP is undertaken by a central government ministry। इंडिया में जीडीपी मापन का जो कार्य है वो केंद्र सरकार के एक मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। एक मिनिस्ट्री है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके द्वारा ये जीडीपी का मापन का कार्य, मेजरिंग का कार्य किया जाता है। दिस मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ all the Indian states and union territories collect information relating to total volume of goods and services and their prices and them estimate the GDP। तो ये जो मिनिस्ट्री है ये मिनिस्ट्री स्टेट्स और जो टेरिटरीज है वहाँ से वहाँ के जो विभिन्न सरकारी विभाग है उनकी सहायता से प्रत्येक वस्तु और सेवाओं की कुल संख्या और उनके मूल्य से संबंधित सूचनाएं ये लेता है। ये जो मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट की, ये मिनिस्ट्री क्या करती है
ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है इंडियन स्टेट से और यूनियन टेरिटरीज से, और फिर जीडीपी का एस्टिमेट्स जो है ये निकालती है। आज हमने सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में जो टॉपिक्स पढ़े, उसमें हमारा टॉपिक था 3 सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर्स एंड टर्शरी सेक्टर्स। और इसके अलावा हमने कंपेयरिंग किया था, कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स, तीनों सेक्टर्स में हमने कंपेयरिंग की। और इसके अलावा हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, इसके बारे में हमने पढ़ा। इसके अलावा हमने जीडीपी क्या होती है, कैसे इसको निकालते हैं, वो हमने देखा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में, जो हमारा टॉपिक होगा हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।